नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम जयराम का विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार, उत्साहित होकर जरूरत से ज्यादा बोल रहे विक्रमादित्य सिंह। लश्कर-ए-तैयबा की धमकी पर बोले सीएम जयराम, धमकी पर जांच जारी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग पर बिफरा क्षत्रिय संगठन, विधानसभा से निकाली शव यात्रा। एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा निकालने पर भड़के दलित संगठन, धरना प्रदर्शन कर मामला दर्ज कराने की उठाई मांग। शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने का मामला, बेरोजगार शारीरिक संघ ने प्रदेश की जयराम सरकार से की मांग। शारीरिक शिक्षकों के मामले में गंभीरता दिखाए सरकार। 9वीं से 12वीं के टर्म 1 परीक्षा के लिए बोर्ड की तैयारियां पूरी। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए बनाए गए 2113 परीक्षा केंद्र, सीसीटीवी के माध्यम से शिक्षा बोर्ड करेगा निगरानी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। वहीं इसी के चलते सीएम जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार किया है और कहा कि विक्रमादित्य सिंह उत्साहित होकर जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने और क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। उनको इस बात को समझना चाहिए, हर बात को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। लवी का मेला एक ट्रेड फेयर के रूप से जाना जाता है और ये जो दूसरे मेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जहां रेणुका, ये देवी देवताओं जिनके साथ हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, उस भाव के साथ इन मेले का, चाहे दशहरा है कुल्लू का, चाहे मंडी की शिवरात्रि है, चाहे हमारा ये रेणुका जी का मेला है, इसमें और उसमें थोड़ा उनको समझना चाहिए इस बात को। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ उनके बारे में, बहुत उत्साहित हैं इन दिनों में और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोविड के चलते भी कुछ चीज़ों को लेकर के ध्यान में आया, लेकिन हमने ये कहा जहाँ हमारी धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक श्रद्धा के साथ जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसका रास्ता निकालेंगे। रेणुका जी के मेले में भी हमने कार्यक्रम किया, सिर्फ रस्मी कार्यक्रम किया है उनकी जानकारी के लिए, और वो वहां पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। और उसके पश्चात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, रात को होते थे, चलते थे, हफ्ता भर चलते, 5 दिन चलते थे, तो वो सारे कार्यक्रम स्थगित किए। हमने सिर्फ वहां पर सभा की, जो एक वहां पर एक औपचारिकता के नाते, उस फॉर्मेलिटी के नाते वहां पर जो कार्यक्रम किया उस तरह से किया। जबकि ये जो मेला है पर्टिकुलर रामपुर का, तो उसके बारे में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, हम किसी मेले के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ट्रेड फेयर है। ट्रेड फेयर में जो है और उस मेले में थोड़ा अंतर है, इस बात को समझना चाहिए। इस तरह ही मैं कहना चाह रहा हूँ। उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं और उसमें गंभीरता कितनी है, क्योंकि इसी प्रकार की धमकियाँ हमको तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी दी गई थी। उस दृष्टि से इन सारी 15 अगस्त के लिए जो दी गई थी, दिल्ली में भी दी गई थी, यहाँ पर भी दी गई थी, हम लोगों को पर्टिकुलरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा उसमें कहा गया था और बार बार वो ऑडियो जो उसके बाद चलता रहा। लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को ठीक तरह से एग्जामिन कर लेंगे, पूछताछ करके जानकारी हासिल करने के पश्चात ही कुछ नहीं। सुरक्षा व्यवस्था सर और बढ़ाई जाएगी? नहीं, मैं समझता हूं कि अभी इतना जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था आज की तारीख में संपूर्ण रूप से जो है वो काम कर रही है, ठीक तरह से काम कर रही है, उस पर कोई प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर शिमला से क्षत्रिय संगठनों ने आज एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा निकाली। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान शिमला विधानसभा से हरिद्वार के लिए स्वर्ण आयोग अधिकार पदयात्रा और एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा निकाली गई। पदयात्रा हरिद्वार पहुंचने के बाद यमुनानगर चंडीगढ़ से होते हुए 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 10 दिसंबर को धर्मशाला विधानसभा में खत्म होगी। वहीं आपको बता दें कि एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा निकालने को लेकर दलित संगठन भी भड़क उठा है। दलित संगठनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए एट्रोसिटी एक्ट की अर्थी निकालने वालों के खिलाफ
मामला दर्ज करने की मांग के साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग भी की है। आज हमारा इस देश का जो स्वर्ण समाज का युवा है, आज वो प्रताड़ित है। आज एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में ना जाने हमारे कितने परिवार आज झूठे केसों की सजा भुगत रहे हैं। आज इस हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा, देश की सरकारों द्वारा एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को एक ऐसा कानून बना दिया गया जिस तरीके से जैसे कोई तालिबानी फतवा जारी किया जाने वाला हो। आज इस देश में जहाँ पर देश का संविधान हम लोगों को हमारे अधिकार के बारे में बात रखने का अधिकार देता है, वहीं पर इस और जातिगत आरक्षण जिससे हमारा पूरा का पूरा समाज प्रताड़ित है। आज शव यात्रा यहाँ से निकलेगी और शव यात्रा हमारे उस आक्रोश की और जातिगत आरक्षण जिसको हम लोग चाहते हैं कि जातिगत आरक्षण की इस शव यात्रा को हम लोग हरिद्वार हर की पौड़ी में जाकर उसको विसर्जित करेंगे। वहाँ पर आर्थिक आरक्षण का हम लोग गंगा जल लेकर चलने वाले हैं। आज उस एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की भी हम लोग यहाँ से शव यात्रा निकालेंगे, पैदल चलेंगे, नंगे पांव चलेंगे और हरिद्वार की ओर कूच करेंगे। हरिद्वार में गंगा जी में उसको विसर्जित करके हम लोग वहाँ से आर्थिक आरक्षण और समानता के अधिकार का हम लोग गंगा जल लेंगे। वो गंगा जल लेकर हम लोग वाया यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ऊना, बद्दी होते हुए हम लोग 10 दिसंबर को हम लोग धर्मशाला विधानसभा का, जिस दिन शीतकालीन विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ पर हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। जो बेहद ही शर्मनाक घटना हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंदर जो घटी है, बेहद ही अपमानजनक घटना घटी है और संविधान आरक्षण का जनाजा जो है इन्होंने या स्वर्ण आयोग की मांग करने वालों ने जो है यहाँ से निकाला गया है कनेडी चौक से। हमने यहाँ पर ऐलान कर दिया था, इनका इरादा यहाँ से था जनाजा निकालने का, लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथी दूर दूर से आए हुए थे उनके खौफ से इनका जनाजा जो है परे से ही निकल गया। और हम आज अभी DC साहब से मिलने जा रहे हैं और अगर अभी संतोषजनक कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है, उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं होता है, हम सीधा बोल रहे हैं इनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई जाए और इन्हें जहां भी है वहां पर रोक दिया जाए, अन्यथा प्रदेश के हालात खराब भी हो सकते हैं। और इसको लेकर जो है हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत ने कल ये इसको अपनी बाइट में कह दिया है कि इस चीज़ को जो है सरकारें रोक दे, नहीं तो वहाँ से जो है हिमाचल में जो है बॉर्डर सील करने पड़ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होगी। आप यहाँ पर किसी भी तरह का जो ये जातिवाद और ये भाईचारा, आपसी भाईचारे का ये जो खेल खेला जा रहा है, ये हम कतई भाईचारे को खराब करने का खेल खेला जा रहा है, यह हम कतई पसंद नहीं करेंगे। और ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि DC शिमला, SP शिमला और जो वहाँ पर मौजूद जो पुलिस के अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? किस चीज़ की अर्थी निकाली है उन्होंने? साहब कह रहे हैं वो हमने एट्रोसिटी एक्ट की अर्थी निकाली है, आरक्षण की अर्थी निकाली है। क्यों आपने उन्होंने संविधान की अर्थी निकाली? क्यों आपने उनको गिरफ्तार करने की, उस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की? मतलब इसमें सीधे तौर पर सरकार का पूरा हाथ है। सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है पीछे से जो है इसका जो है काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते जिला कुल्लू बेरोजगार शारीरिक संघ ने सरकार से इस मामले में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार से जल्द इस पर निर्णय लेने की मांग की है। शारीरिक संघ मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री महोदय जी की बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने 2000 पद भरने का ऐलान किया हुआ था, परंतु फिर भी उन्होंने 870 पद के लिए स्वीकृति दी, जो कि हमारे लिए सराहनीय और खुशनीय है कि उन्होंने काफ़ी अंतराल के बाद जो है 870 पद को भरने के लिए मंजूरी दी हुई है शारीरिक शिक्षक संघों के बेरोजगार पड़े हुए पदों के लिए। तो उनको ये नोटिफिकेशन उन्होंने 24 अगस्त 2021 को जारी की थी। तो जो लगभग अब तक जो है 3 महीने बीत चुके हैं और चौथा महीना शुरू हो चुका है, परंतु अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं की गई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें CPED वालों ने फिर से एक बार जो है स्टे लगाया हुआ है कोर्ट पे जाकर, कि जबकि पहले भी उन्होंने ये किया हुआ था कि स्टे लगाया हुआ था आपके बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के ऊपर कि अपने जो भी बेरोजगार के पद पड़े हुए, रिक्त पड़े हुए पद पड़े हुए हैं, परंतु उच्च न्यायालय ने उसमें भी CPED वालों के लिए ये कहा था कि वो जो है RNP रूल के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए वो इसके लिए
एलिजिबल नहीं है। तो एक बार फिर से मैं ये भी सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब उच्च न्यायालय द्वारा ही कहा गया हुआ है कि जो है CPET वाले जो है RNP रूल में नहीं आते हैं, तो सरकार इस बारे में संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, जबकि ये CPET वाले जो है सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और जो है उच्च न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं। तो एक बार मेरा फिर से आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय और साथ में श्री गोविंद सिंह जी ठाकुर जो कि हमारे शिक्षा मंत्री है, कि उनसे आग्रह है कि एक बार जो है इस बारे में ध्यान दिया जाए, ताकि इतने सालों से हम बेरोज़गार शारीरिक शिक्षक संघ के जो भी बेरोज़गार पड़े हुए हैं तो उनको जो एक बार राहत मिल जाए और जो भी रिक्त पद पड़े हुए हैं वो भरे जाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 9वीं से लेकर 12वीं तक की टर्म 1 परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि 9वीं कक्षा की परीक्षा 18 नवंबर से 3 नवंबर तक होगी, तो वहीं मैट्रिक परीक्षा 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी। आपको बता दें कि इस दौरान परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए 2113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 9वीं कक्षा की परीक्षा में लगभग 92,075 परीक्षार्थी भाग लेने वाले हैं, तो वहीं मैट्रिक कक्षा की परीक्षा में 90,635 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इस दौरान कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एग्जामिनेशन को आसान बनाना और स्ट्रेस फ्री करने के लिए वहाँ पर जोर दिया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो सेकेंडरी स्तर की कक्षाएं हैं उनके लिए टर्म सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी हमारे से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ होना है वो हमने 100% इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। इसमें 2 टर्म में एग्जामिनेशन होंगे। अभी फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं की जो होगी वो 18 तारीख से प्रारंभ होगी और वो अंत उनका 9 दिसंबर को होगा। लेकिन 10वीं की परीक्षाएं हैं वो नवंबर माह में ही समाप्त हो जाएंगी। 9वीं की भी इस प्रकार नवंबर माह में समाप्त हो जाएगी। 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो दिसंबर में 9 तक जाएंगी। और जहां तक परीक्षा केंद्र हैं वो टोटल परीक्षा केंद्र 2113 बनाए गए हैं। पिछले वर्ष 2019 परीक्षा केंद्र थे। इस वक्त हमने परीक्षा केंद्र इसलिए बढ़ाया है क्योंकि कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और बच्चों को बहुत दूर ना जाना पड़े, इसलिए परीक्षा केंद्रों की संख्या में इजाफा कर दिया गया है। सावित्रीबाई फुले परीक्षा केंद्र जो 45 या 53 के लगभग होते थे, पहले 45 से उसके बाद 53, इस बार 84 सावित्रीबाई फुले परीक्षा केंद्र रहेंगे, जिनका ये मुख्य बिंदु ये रहेगा उनमें कि उसमें जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, टोटल इसमें कंट्रोलिंग स्टाफ है, यानी सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट वो महिला शिक्षिका होंगी। अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर विवादों से घिरती नजर आ रही हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में उनका विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में NSUI कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में अभिनेत्री की गलत बयानबाजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके चलते SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया है। अभिनेत्री के खिलाफ इस दौरान देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है और पद्मश्री वापस लेने की भी मांग उठाई गई है। हमारे प्रदेश की देवभूमि, वीर भूमि जिसके नाम से जाना जाता है, से संबंध रखने वाली एक्ट्रेस, अभिनेता बॉलीवुड की कंगना रनौत जी ने लगातार जिस प्रकार से हमारे वीर क्रांतिकारी सेनानियों क्रांतिकारियों के खिलाफ बयानबाजी की है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। NSUI लगातार इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलनरत है और आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आज हमने DC शिमला के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने सीधे शब्दों में महामहिम से निवेदन किया है कि एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे 26 जनवरी को शिमला जिला से ही संबंध रखने वाले एक आंदोलन धामी गोलीकांड जो 16 जुलाई 1939 को हुआ था, उसमें जो अपना महत्वपूर्ण योगदान भगवंत सोठा जी हो या पंडित सीताराम शर्मा जी हो, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए हजारों और अन्य क्रांतिकारियों के साथ एक प्रदेश और देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था, वहीं ये दुर्भाग्य है आज हमारे प्रदेश का, हम सभी का, कि इसी प्रदेश से संबंध रखने वाली कंगना रनौत जी उन्हीं क्रांतिकारियों का मजाक उड़ा रही है, जब वो ये बता रहे हैं कि 2014 के बाद
भारत में आज़ादी मिली है। ये अपमान है, भारत में रहने वाले हम सभी देशवासियों का अपमान है। पंडित जी कड़ी में हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय से साफ शब्दों में निवेदन किया है कि इनकी इस प्रकार की घटिया मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता को देखते हुए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए और इनको जो हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया उसको तुरंत प्रभाव से वापस। हमीरपुर में आईपीएच विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी अपना वेतन न मिलने से कई दिनों से परेशान चल रहे हैं, जिसके चलते इस दौरान एक बार फिर आईपीएच विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी डीसी दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभाग पर कई तरह के आरोप लगाए, तो वहीं इस मामले में समाधान की मांग भी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जल शक्ति विभाग की पेयजल योजना को संचालित कर रहे ठेकेदार के माध्यम से रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों को 10 महीने बाद मात्र 4 महीने का वेतन दिया जा रहा है। मात्र 5 से 6 हजार मासिक वेतन पर रखे गए इन कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इससे पहले भी जल शक्ति विभाग के नादौन और धनेटा के तहत आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। उस दौरान भी समय पर वेतन न मिलने की मांग रखी गई थी। उपायुक्त से मिलने के बाद इन्हें कुछ महीने के वेतन की अदायगी की गई, लेकिन अभी भी कई महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर आउटसोर्स कर्मचारी उपायुक्त के पास पहुंचे हैं और मामले में जांच की मांग की गई है। वहीं स्थायी समाधान की मांग भी रखी गई है। हम 1 नवंबर को आईपीएच वर्कर्स को लेकर के जो आउटसोर्स पे काम कर रहा है डीसी मैम से मिले थे। हमने मेमोरेंडम दिया था और हमने विस्तार से बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स नदौन और धनेटा के अंदर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं वो वर्कर्स को मिनिमम वेज ना दे करके 5-साढ़े 5 हज़ार रुपया वेतन दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्या लगभग सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो 7, 8, 6, 10 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं। डीसी मैम के मिलने से बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है वो पेमेंट की है, लेकिन अगर 7 महीने की ड्यू है तो 3 महीने की दे दी है और 10 महीने की ड्यू है तो 4 महीने की दे दी है। और बार बार ये कहने के बावजूद के अकाउंट में सैलरी डालो या चेक के थ्रू दो, तो वो उसको बाई हैंड दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये है कि बाई चेक या अकाउंट में पेमेंट जाएगी। तो ऐसा ना करके जो बाई हैंड दे रहे हैं और जो वर्कर है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं कि आप लोगों को काम से हटा दिया जाएगा और आप वहाँ मेम डीसी से मिलने क्यों गए, अब अपना ईपीएफ सैलरी वहाँ से ले लो, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। तो हम आज फिर से डीसी मैम के साथ मिलना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिला प्रशासन देखे कि किस तरीके से जो मजदूर है उसका हर महीने जो है 7-8 हज़ार रुपया जो एवरेज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो है वो खाया जा रहा है और जो पेमेंट है वो बड़ी कम दी जा रही है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत भी है कि क्या आईपीएच डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को कम सैलरी दे रहा है या कॉन्ट्रैक्टर्स आगे कम सैलरी दे रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का इशू है। गौरतलब है कि कई दिनों से अपने वेतन के लिए परेशान हो रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने जहां एक और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की भी मांग की है। वहीं अब देखना ये होगा कि प्रशासन पर लगाए गए आरोपों के बाद इस मामले में पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।